नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, जो दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप की हालत ठीक ऐसी ही हो गई है। वो ईरान से यही कहते फिर रहे हैं, हॉर्मुज पर हार मानकर अब ये कहने लगे कि भाई चलो ठीक है, अगर टोल लेना चाहते हो तो टोल ही ले लो। इतना ही नहीं, अमेरिका ने तो तमाम प्रतिबंध के बहाने ये भी कहा कि जो भी तुम्हारा धन हड़पा गया है मैं उसे भी लौटाने को तैयार हूं, लेकिन बातचीत कर लो, कैसे भी करके समझौता कर लो, ताकि जिस जंग में मैं फंस गया हूं उससे निकल सकूं। लेकिन ईरान के सामने डोनाल्ड ट्रंप की दाल कहीं से कहीं तक गलती नजर नहीं आती। आखिर ट्रंप बातचीत के लिए, समझौते के लिए दर बदर भटक रहे हैं। ऐसा क्यों? आखिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप की ये हालत हो गई कि वो जिस ईरान को अभी तक आंखें दिखा रहे थे, धमकियां दे रहे थे, उसके सामने नतमस्तक होने को मजबूर हो गए हैं। बताएंगे आपको इसका पूरा पहलू, बताएंगे खबर पूरे विस्तार से। तो डोनाल्ड ट्रंप जो हमेशा सुपर पावर की ताकत को दर्शाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, वो शुरुआत से ईरान पर दबाव बनाते रहे। लेकिन इस बार डोनाल्ड ट्रंप काफी बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। अपने जमूरों के जरिए ईरान को बातचीत की टेबल पर लाने की हर कोशिश की जा रही है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, लेकिन वो तमाम कोशिशें नाकाम नजर आ रही हैं, क्योंकि ईरान को ना ट्रंप ना ही ट्रंप के जमूरों पर जरा सी भी यकीन है। तभी तो देखिए, जहां पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस दूसरे दौर की बातचीत का मंसूबा लिए जमूरों के देश पहुंचने को बेताब है, वहीं ईरान ने साफ कह दिया है, क्लियर कट जवाब दे दिया है, जब तक ट्रंप अपनी नीति और अपनी नीयत साफ नहीं करते तब तक ईरान किसी भी बातचीत के सोचेगा भी नहीं। ईरान के इस कड़े रुख ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है, चिंता बढ़ा दी है। जो डोनाल्ड ट्रंप ईरान के सर्वनाश का दम भर रहे थे, आखिर अब बेहाल क्यों नजर आ रहे हैं? देखिए, माना जा रहा है कि ईरान के साथ में जंग छेड़कर अमेरिका इसमें बुरी तरह से फंस चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। ईरान जब अमेरिका के लिए गले की हड्डी अब एक तरह से बन गया, जिसे वो ना तो निगल पा रहा है और ना ही उगल पा रहा है, और इसी सब ने डोनाल्ड ट्रंप की बेचैनी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। ट्रंप दावा तो ये करते हैं कि उन्होंने ईरानी सेना को खत्म कर दिया, उसे घुटनों पर ला दिया, लेकिन ऐसा फिलहाल दिखता नहीं है। ईरान से बातचीत के लिए ट्रंप की बेताबी साफ नजर आ रही है। तभी तो देखिए, अमेरिकी प्रतिनिधियों के इस्लामाबाद जाने की बात का जोरों शोरों से प्रचार भी हो रहा है। ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करके डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया था कि ईरान से बातचीत के लिए अमेरिकी डेलीगेशन इस्लामाबाद जा रहा है। हाँ, बातचीत की बेताबी के बीच में वो ईरान को धमकी देकर डराना भी जरूर चाहते हैं, ताकि अपनी साख को बचा सके। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जो धमकियां हैं, ईरान पर कोई असर नहीं डाल रही हैं, बल्कि उल्टा डोनाल्ड ट्रंप को परेशानी में डाल रही हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत के लिए अपने प्रतिनिधि भेज तो दिए, लेकिन ईरान ने बातचीत में शामिल होने से क्लियर कट इनकार कर दिया। अब ट्रंप के ऐलान के बाद ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी ने यह बताया कि फिलहाल ईरान ने पाकिस्तान में बातचीत के लिए कोई भी प्रतिनिधि मंडल भेजने का फैसला नहीं लिया है। ईरान का कहना है कि जब तक ईरानी पोर्ट पर अमेरिकी नाकेबंदी जारी रहेगी तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। उसके बाद में सरकारी समाचार एजेंसी है IRNA, उसके अनुसार ईरान ने बातचीत के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। जी हां, क्लियर कट मना कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप की टीम, उनके जमूरे लगातार ईरान को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईरान ने क्लियर कट कह दिया नो। लेकिन क्यों? क्योंकि ईरान का कहना है कि अमेरिका बहुत ज्यादा मांग रहा है। ट्रंप बार बार ऐसी बातें कर देते हैं जो विरोधाभासी हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका की जो नाकेबंदी है वो भी अभी भी जारी है, जिसे ईरान सीजफायर का उल्लंघन मानता है। अब इसे इस रूप में समझिए कि ईरान ये तो समझ चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप बेचैन है और डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल कमजोर है। अब ऐसे में उसने घबराने की बजाय इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश की, योजना तैयार कर ली। ट्रंप अब जिस तरह से फैसले ले रहे हैं, कभी बातचीत की पेशकश करते हैं, कभी धमकाते हैं, और ये दिखाता है कि डोनाल्ड ट्रंप इस जंग में किस तरह से घुस तो गए, लेकिन अब जल्द से जल्द इससे बाहर निकलना चाहते हैं। जबकि ईरान अब शांत है, संयमित तरीके से जंग को आगे बढ़ा रहा है। दरअसल हॉर्मुज संकट ने डोनाल्ड ट्रंप को पूरी तरह से उलझा कर रख दिया
और रूस को अपना तेल बेचने के लिए 1 महीने की मोहलत और देना इसका सबसे बड़ा सबूत है। हॉर्मुज संकट के कारण दुनिया भर में तेल गैस का संकट बढ़ गया है। अमेरिका में भी महंगाई बढ़ती जा रही है। मार्च में ही अमेरिका में थोक महंगाई दर 4% बढ़ी और तेल गैस की कीमतों में 8.5% से ज्यादा का उछाल आ गया। ट्रंप की खींच की एक वजह यह भी है कि ईरान जंग के कारण उनकी अप्रूवल रेटिंग गिरती जा रही है। अब जो ताजा सर्वे आया उसमें 63% अमेरिकी ट्रंप के काम से असंतुष्ट हैं, खुश बिल्कुल नहीं हैं। जनवरी 2025 में दोबारा जब वो राष्ट्रपति बने तो उसके बाद में उनकी अप्रूवल रेटिंग अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। ट्रंप जिस तरह से ईरान युद्ध को हैंडल कर रहे हैं उसमें 67% अमेरिकी नाखुश हैं। उनके अप्रूवल रेटिंग में गिरावट तब आई जब कुछ ही महीनों में अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन है और यही वजह है कि ट्रंप हर हाल में ईरान से समझौता करना चाहते हैं, इस जंग से बाहर निकलना चाहते हैं और यही वजह है कि वो ईरान की कई कड़ी शर्तों पर समझौते के लिए भी तैयार हो गए। यहां तक कि हॉर्मुज में ईरान की टोल वसूली पर भी अब ट्रंप को कोई ऐतराज नहीं है। इतना ही नहीं, ट्रंप इस बात पर भी सहमत है कि ईरान जिसकी तमाम संपत्तियां फ्रीज कर रखी है दुनिया भर में, उन सभी संपत्तियों को अनफ्रीज कर दिया जाएगा। लेकिन अभी भी ईरान को डोनाल्ड ट्रंप पर एतबार नहीं है। साथ ही ईरान परमाणु एनरिचमेंट सहित तमाम भविष्य में ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई नहीं करने का वादा भी चाहता है। ईरान को ऐसा लगता है कि बातचीत में जितनी देर होगी ट्रंप की बेचैनी उतनी बढ़ेगी और तब नतमस्तक ट्रंप से सही समझौता हो सकता है और शायद उसी टाइम का इंतजार ईरान कर रहा है। लेकिन बात यह कि इस्लामाबाद में अब टेबलें सज रही हैं बातचीत के लिए। अमेरिका की तरफ से डेलीगेशन रवाना हो जाएगा, लेकिन क्या ये बातचीत संभव होगी या फिर ईरान अभी और ट्रंप को नतमस्तक या घुटनों पर लाने की तैयारी कर रहा है? बड़े सवाल है। सवाल बातचीत की टेबल पर क्या ईरान दोबारा आएगा? सवाल ये कि ईरान की शर्तों पर क्या शांति समझौता होगा? सवाल ये भी कि ट्रंप को जंग हारने का क्या डर सता रहा है? करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ कनेक्ट हो रहा है, जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल शशि अस्थाना जी कनेक्ट हो रहे हैं। मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर राजन जामवाल जी कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड विंग कमांडर आलोक सहाय जी कनेक्ट हो रहे हैं। ईरान समर्थक इमरान खोखर जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं और अमेरिका से मेरे साथ जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट रवि कराकर जी भी कनेक्ट हो रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है इस पूरी चर्चा में। जिस तरह के अभी हालात हैं, जो तमाम परिस्थितियां हैं, उसको लेकर कई बड़े सवाल लोगों के जहन में है। शशि अस्थाना जी, चर्चा की शुरुआत आप ही से करना चाह रही हूँ। अभी तक अमेरिका का रुख इस पूरे युद्ध में बहुत तटस्थ था। डोनाल्ड ट्रंप का बयान, उनका अंदाज ऐसा लग रहा था कि वो शायद विन विन कंडीशन में है, लेकिन वो ईरान को बातचीत की मेज पर दोबारा ला भी नहीं पा रहे। क्या वजह नजर आ रही है सर? देखिए, जो अमेरिका की डिमांड है और जो अमेरिका की अपेक्षाएं हैं वो रियलिटी से कहीं ज़्यादा हैं। यानी कि प्रेसिडेंट ट्रंप इस लड़ाई में घुसे थे ये सोच के कि जो डील JCPOA में, यानी कि जो पुरानी ईरान डील थी ओबामा के टाइम में की, उसमें यह था कि ईरान न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा। तो अगर वो ईरान न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा पे संतोष कर लेते हैं, तब डेमोक्रेट उनको इलेक्शन में हराएंगे। वो लेंगे कि जी ये तो हमने पहले ही कर लिया था, इतने पैसे पैसे आपने बर्बाद करे, लड़ाई गया की जाने गई और उसके बाद भी आप वहीं पे वहीं आ गए, तो उससे तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए प्रेसिडेंट ट्रंप अभी ये क्या चाहते हैं कि या तो मुझे न्यूक्लियर जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसको वो मुझे सौंप दिया जाए और न्यूक्लियर हथियार और एनरिचमेंट ईरान बिल्कुल ना करे। अब ये चीज़ें जो हैं ये कोई भी देश मानेगा नहीं, क्योंकि बिल्कुल ना करे यानी कि पीसफुल पर्पस के लिए भी ना करे, ये तो ईरान की संप्रभुता के ऊपर एक वो हो जाएगा, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। तो बेसिकली अभी ईरान को ये पता चल गया क्यों नहीं आ रहे हैं वो इस डील में, क्योंकि उनको ये पता चल गया कि जो ट्रंप बोल रहे हैं वो एक तरीके से ईरान के अंदर एक किस्म का सरेंडर माना जाएगा, जो कि वहाँ की रिजीम किसी भी हालत में अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को बताना नहीं चाहती और ना वो ये करेगी, क्योंकि वो चाहे मर जाएंगे लेकिन वो ये नहीं करेंगे। उसके बाद वो ईरान का शासन नहीं चला पाएंगे, ऐसा उनका मानना है। तो ये जो डील है उसमें इन शर्तों पर तो वो नहीं करने वाले, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया, वो भी इल्लीगल है, अनक्लॉज के तहत इल्लीगल है, इंटरनेशनल वाटर है वो, जो ईरान ने किया।
लेकिन जो अमेरिका ने किया ब्लॉकेड वो भी इलीगल है, वो भी इंटरनेशनल उसके खिलाफ है, और एक तरीके से वायलेशन ऑफ सीज फायर माना जाएगा। वहां पे ईरान सही बोल रहा है। तो इस हालत में ये कहना, उन्होंने ये मांग रखी है कि भाई आप इसे हटाइए, और अगर आप इसे हटाते हैं तो बात होगी, नहीं हटाते तो बिल्कुल बात नहीं होगी। अमेरिका लग रहा है कि छटपटा रहा है। अभी आपकी जो सिचुएशन है वो उस हिसाब से तो साफ नजर आ रहा है, क्योंकि जेडी वेंस तो हवाई जहाज तैयार करके बैठे हुए हैं कि मुझे जाना है टॉक्स में। पाकिस्तान में उनकी आगमन की जो कार्रवाई है वो भी शुरू हो गई है। तो इन्हें ये लग रहा है कि शायद ईरान मान जाएगा। अब ये देखने वाली बात है कि या तो प्रेसिडेंट ट्रंप कॉम्प्रोमाइज करेंगे और अनाउंसमेंट करेंगे कल सुबह से पहले पहले कि हाँ जी हमने ब्लॉकेट बंद कर दिया, या ईरान शायद ना आए। अगर नहीं आएगा तो बहुत ही बेइज्जती हो जाएगी। अगर जेडी वैंस वहां पहुंच जाते हैं, ईरान नहीं आता है, तो मुझे नहीं लगता कि, तो एक तरीके से जग हसाई वाली स्थिति हो जाएगी अमेरिका के लिए। तो ये जी इंटरेस्टिंग रहेगा अभी कुछ समय, कुछ घंटे, ये देखना कि अमेरिका किस कदम आगे बढ़ता है। ईरान, मुझे नहीं लगता कि ईरान बात है। और देखिए ना, सबसे खास बात तो ये है शशि सर कि अभी हम देख रहे हैं कि अमेरिका जो अभी तक हमेशा से आंखें दिखा रहा था ईरान को, अब वो तमाम ऐसी शर्तें जो है वो मानता हुआ नजर आ रहा है, और बड़ा लोक लुभावन टेम्पटिंग सा प्रस्ताव दिया है ईरान को। कहा कि भाई तुम अगर चाहते हो हॉर्मुज में नाकेबंदी करना या टोल लगाना, तुम टोल वसूल लो। अब ईरान की तरफ से पहले शर्त ये थी कि हमारी जो दुनिया में फ्रीज संपत्ति है उसे अनफ्रीज किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भाई मैं इसके लिए भी तैयार हूं, बस कैसे भी करके बातचीत की मेज पर आ जाओ। अब दोबारा ये भी कहा गया कि जिस रूप में तमाम परिस्थितियां हैं उनको भी हम थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएंगे, लेकिन फिर भी ईरान मानता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब तो साख की बात हो गई है एक तरह से। रवि कराकर जी, जिस रूप में अभी परिस्थितियां नजर आ रही हैं, अमेरिका जितना एक्साइटेड नजर आ रहा है ईरान के साथ में 2.0 सुपर टॉक के लिए, लेकिन ईरान फिलहाल इंतजार कराने के मूड में है अभी। देखिए नैना जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है सर ने कि ये जो सिचुएशन है, ये ऐसी सिचुएशन अमेरिका ने शायद वियतनाम वॉर के बाद नहीं देखी है, कि जहाँ पे एक ऐसा देश जो है वो बहुत डटा हुआ है कि उसको जो है, जो आपने बिल्कुल जो एग्जांपल्स दिए हैं, कि वो बिल्कुल क्लियर है उनका कि हम लोग जो बिल्कुल दबेंगे नहीं। और क्योंकि उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स भी एक है बहुत बड़ी, जो सबको पता है। तो ईरान भी जो है एक ब्रिंक में है। ऐसा नहीं है कि ईरान बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और बहुत कुछ कर सकता है, वो भी प्रिटेंड कर रहा है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। अमेरिका भी बहुत ज्यादा प्रिटेंड कर रहा है। ईरान का सबसे बड़ा जो स्केपगोट जो कहते हैं हम लोग, वो आ जाती हैं जीसीसी कंट्रीज, जो उनको पहले से अटैक किया हुआ है। ये जेडी वेंस का आपने देखा कि पहले बिल्कुल मना कर दिया गया था। जेडी वेंस जो है, अब बोला जा रहा है कि वो ही इज ऑन हिज वे टू पाकिस्तान। कि आपने, ईरान ने भी पाकिस्तान को एग्री किया एज अ मीडिएटर, वो भी फंडामेंटल फ्लॉ है। और पाकिस्तान का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। मतलब आज हम लोग पुलवामा अटैक की बात कर रहे हैं 1 साल पहले, और आज देख लो कि 1 साल बाद पाकिस्तान बना हुआ है पीस नेगोशिएटर। मतलब दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, मतलब कि ना सिर है ना पैर है। तो इसमें अभी आपने बहुत बढ़िया एनालिसिस की जब आपने शुरू किया कि अभी यूएसए की जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा एक हड्डी की तरह हो गई है, ना बाहर निकल रही है ना अंदर जा रही है। एक तरफ से इसराइल उनको प्रेशर कर रहा है, और दूसरे जो जीसीसी के कंट्री हैं वो नाराज हो गए हैं। वो थ्रेट भी कर रहे हैं कि हम वो पेट्रो डॉलर से डीलिंग करेंगे, आपने तो हमको बचा नहीं पाया आप। और साथ में ईरान, जो बोला गया कि सब कुछ तहस नहस हो गया, उनको पिछले साल भी जून में अटैक किया, अभी भी किया। पर वो ईरान कह रहा है कि हम तो 40 साल से इस वॉर के लिए तैयार बैठे हैं, और ईरान के पास होगा कुछ ना कुछ, ये 100% है। तो आई थिंक अगर ये जो सर ने बात बोली है कि अगर ईरान नहीं पहुंचता टेबल पे, तो ये बहुत बड़ा फ्रॉम अ जियो पॉलिटिक्स, फ्रॉम अ ग्लोबल सिक्योरिटी परस्पेक्टिव एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा अमेरिका का, स्पेशली क्योंकि अमेरिका बहुत ज्यादा अपने आप को ओवर बुलिश दिखा रहा है। ऐसे में बार बार बोला जा रहा है, आप अगर वहां की भी हमारी न्यूज सुनेंगे, वहां बोला जा रहा है कि ट्रम्प को कभी कभी चुप रहना जो है वो बेटर होता है नेगोशिएशन के लिए। हर एक चीज नहीं बोली, हर एक पे आपको कोई ना कोई टिप्पणी नहीं करनी होती है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द बेस्ट नेगोशिएटर्स वो क्वाइटली काम करते हैं और बिहाइंड द सीन्स काम करते हैं। तो एक तरीके पे मैं बोलूंगा कि वो बार बार जब भी वो अपना कुछ ट्वीट करते हैं, कुछ पोस्ट करते हैं, बार बार अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारते हैं। पर आई होप कि ईरान जो है किसी तरीके से बड़ा गेम जो है एक लेवल हायर जाए और बोले कि हमको भी जो है पीस तो चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिकली ईरान की बहुत बुरी हालत हो रही है, और बाकी जीसीसी कंट्रीज में भी
बहुत ज्यादा तहस लेकिन नहस रवि जी, ईरान के पास में तो खोने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ईरान तो अब शायद इन सारी चीजों का आदी हो चुका है। उससे ज्यादा डेंट या खोने के लिए बहुत ज्यादा कुछ अगर तस्वीरों की बात की जाए तो अमेरिका के पास में ज्यादा नजर आता है आलोक सहाय जी। खासतौर से अब अगर ये दूसरी दौर की बातचीत अगर नहीं हो पाई, जिसके लिए सुपर एक्साइटमेंट से ज्यादा मुझे लग रहा है ये डेस्पिरेशन, इसमें वर्ड मैं यूज करूं तो ज्यादा बेहतर होगा, जो सुपर डेस्पिरेटेड नजर आ रहा है अमेरिका, अगर ये दूसरे दौर की बातचीत के लिए 1% भी अगर ईरान नहीं तैयार होता तो ये खोने के लिए अमेरिका के पास में बहुत ज्यादा नजर आएगा। नैना जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर ईरान अस्वीकार करता है वार्ता टेबल पर जाने से तो ये अमेरिका की बहुत बड़ी बेइज्जती होगी, इसमें कोई शक नहीं है। ये डिप्लोमेटिक एक बहुत बड़ा इंसल्ट होगा कि ईरान ने आपको लात मार दिया, ठोकर मार दी, आपसे बात करने को तैयार नहीं है और ट्रंप इसको झेल नहीं पाएंगे। बहुत बुरी स्थिति होगी यहां तक। और जो आपने बातें बोली हैं कि अमेरिका में बातें चल रही हैं कि ट्रंप को चुप रह करके काम करना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, तो ये ट्रंप की ये बात तो अब बहुत ही ज्यादा मशहूर हो गई है। यहां तक कहा जाने लगा है कि शायद उनकी मानसिक स्थिति जो है वो ठीक नहीं है और उसका मतलब आकलन होना चाहिए, उसका मेडिकल बोर्ड बैठने की बात हो रही है। कई एमपीज ये बता रहे हैं कि प्रोबेबली ही हैज गॉन ऑफ ट्रैक, उनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। तो जिस तरह के वो बयान बदलते हैं, जिस तरह से एक एक दिन में 2-2, 3-3 बार अपना गोल पोस्ट चेंज करते हैं, वैसे, और जिस तरह से वो सीनियर मोस्ट डिप्लोमेट्स के साथ बात करते हैं, लगता नहीं है कि किसी राज्य का नेता बात कर रहा है। तो इसके कारण तो ट्रंप, और दूसरी बात यह है, मुझे एक दूसरी घातक चीज लग रही है कि ट्रंप जो है वो डेस्परेशन में आएंगे। इस डेस्परेशन में आके उनको ये भी लग रहा होगा कि एक तरफ तो मैं डेमोक्रेट्स और अपने कुछ रिपब्लिकन्स का भी साथ छोड़ चुका हूं, वो मेरे खिलाफ चले गए हैं, मेजोरिटी मेरे खिलाफ है। जो थोड़े बहुत मेरे साथ में है, जो प्रो वार सपोर्टर्स है, जैसे उनका मागा जो बैकिंग है, अभी भी कई मागा एक वोट बैंक उनके साथ है, अगर वो कुछ खास नहीं ला पाए संधि वार्ता में ईरान से, तो वो मागा भी उनके हाथ से निकल जाएगा कि भाई आप क्या लेके आए, आपको तो ईरान ने ठेंगा दिखा दिया। तो अभी जो कैच 22 सिचुएशन है ट्रंप के पास, कि एक तो उनकी थुतू हो रही है, वो बुरी तरह गिर गए हैं, वो कोई भी मिलिट्री एक्शन सक्सेसफुल तरीके से अभी आज के डेट में ईरान में नहीं कर सकते हैं, उनको यह पता है। और इसीलिए ईरान टाइम बाई कर रहा है, वो जानता है कि ट्रंप को झुकना ही पड़ेगा, उनको अगर शांति वार्ता करनी है तो वो झुक करके और आएंगे, उनके पास कोई चारा नहीं है। क्योंकि मैं अभी भी कह रहा हूं कि जो जिस तरह से उन्होंने अपनी प्लानिंग कर रखी है ईरान ने, मिलिट्री ऑपरेशन करके ईरान की रिटेलिएशन की कैपेसिटी को ब्रेक नहीं कर सकता अमेरिका अभी, बिकॉज ऑफ अंडरग्राउंड सिटीज। जी हाँ नैना जी, देखिए, और यही तो बात है कि खासतौर से बड़ी तैयारियां तो बड़े स्तर पे की गई, यही वजह है कि साम दाम दंड भेद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अपनाए गए। लेकिन राजन सर, आप कल भी हमारी इस विषय पे जब चर्चा हो रही थी, यही डोनाल्ड ट्रंप का बड़बोलापन, जो अपने आप को सुपर पावर, सुपर नेता, सुपर पीएम बनाने की एक तरह से कोशिश है, वो सुपर डेस्परेट हो गए हैं ईरान के साथ में बातचीत के लिए, और वो जो पूरा एक जो बलून बनाया गया था वो फुस्सी बम हो चुका है। ये क्या इसी बड़बोलेपन का ही नतीजा है? देखिए, इस टाइप का बड़बोलापन आज से पहले इतिहास में अमेरिकन किस प्रेसिडेंट ने अपनाया था? रिचर्ड निक्सन, मैं आपको बताता हूं, जब वियतनाम में लड़ाई हो रही थी, वो ऐसी चीजों के लिए जाने जाते थे और वो एक थ्योरी बनाई जिसको वो मैडमैन थ्योरी बोलते थे। मैडमैन मतलब कि दुनिया चाहे मेरे को पागल समझे पर साथ में अनप्रेडिक्टेबल भी समझे और ये समझे कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। उन्होंने रशिया के ऊपर न्यूक्लियर क्या बोलते हैं ना, आर्म्ड एयरक्राफ्ट उड़ाए, हनोई को कभी ये थ्रेटन। आप उस सिचुएशन से इस सिचुएशन को कंपेयर कीजिए, आप पाएंगे ट्रंप तकरीबन वैसा ही बिहेव कर रहे हैं। कि वो अलग बात है कि अगर उनके साथ बाद में क्या हुआ, वाटरगेट हुआ, कैसे उनको निकला, वो अलग कहानी है, पर जो रिएक्शन है दिस थिंग, सो आप इसको टोटल मतलब एक पागल की रिएक्शन नहीं मान सकते। ये डेलिबरेटली प्रोजेक्टेड इमेज भी हो सकती है कि जिस मतलब डिप्लोमेसी इसको नाम दिया हुआ है मैडमैन थ्योरी मतलब करके, कि भी ऐसा आप जानबूझ कर प्रोजेक्ट करते हो ताकि लगे। जहां तक ये जंग का सवाल है, देखिए इस जंग से
सारे सही हैं कि दोनों में से अगर आप बोल रहे हो कोई बीच का रास्ता है, बीच का रास्ता है ही नहीं। एक को हारना पड़ेगा। ये ईरान को भी पता है, इजराइल यूएस को भी पता है। यूएस को ये भी पता है कि ईरान के पास अभी और हथियार है एंड इट कैन कॉज सब्सटेंशियल डैमेज, पर उसको ये भी पता है कि सर, ये लेकिन ईरान तो हमेशा से हारता रहा है, लेकिन उसे ऐसा लग रहा है कि शायद इस बार उसे इस जंग का बादशाह या बाजीगर बनने का मौका है। नहीं, देखिए बाजीगर वो होता है कि ठीक है, दुनिया की सिंपैथी होती है जिसको वीक मैन बोलते हैं ना, कि भाई जो कमजोर होता है वो थोड़ा सा भी मार ले तो बोलते शाबाश शाबाश, ये इसने बहादुरी कर दी, तो उसका वो हाल है। देखिए आपकी कैपेसिटी भी कितनी है अब्सॉर्ब करने की। ईरान किसी भी हालत में अमेरिकन मेनलैंड तक नहीं पहुंच सकता। वो तुम थोड़े बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर सकता है, जो कर रहा है, ठीक है ना। अभी जो अमेरिका ने शुरू किया, यानी कि अगर तुम हार्मोज बंद करोगे और हमने ब्लॉकेड ही कर दिया कि भाई कोई अंदर आए ना बाहर आए, ये बेसिकली इकोनॉमिकली स्ट्रेंगुलेट करने का तरीका है। देखिए ईरान के पास मिसाइल्स होंगी, पर उसका प्रोपल्शन के केमिकल्स चाइना से आते हैं। अभी कल ही जो जहाज पकड़ा है, वो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो ऐसे ही केमिकल से भरा हुआ था जिससे मिसाइल बनती हैं। सो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ कि आपके पास कितना सामान बचा है, आप और कितनी बना सकते हैं। आपके पास अनलिमिटेड नहीं है। अमेरिका को ब्रेक चाहिए, क्योंकि वो बना नहीं रहा, पर बाकी देशों से ले रहा है, अपने देश में बना रहा है, उसको वहां ट्रांसपोर्ट करने के लिए टाइम चाहिए। इंटरसेप्टर खत्म हो गए थे, तो पाकिस्तान का इस्तेमाल किया गया। कोई भी नॉर्मल देश जिसको बोलते हैं ना मेडिएटर फॉर हायर नहीं हो सकता, तो एक मैसेंजर को मेडिएटर के रूप में पेश किया गया एंड बेसिकली आई कॉल इट इवन मैसेंजर फॉर हायर। पाकिस्तान बनने को तैयार है। वो इस कंडीशन में नहीं है कि कोई भी चीज की अमेरिका की उसको मना कर सके। दूसरा, जो कल मैंने आपसे बात करी थी, मैं उसी को दोहराता हूं कि अगर इस युद्ध को समझना है तो इस युद्ध के मकसद समझिए। आप ईरान के तेल, ट्रंप की पागलपन, इन सब में उलझे हुए हैं। इस युद्ध का मकसद समझिए कि मकसद क्या था। मैंने कल आपको बताया था कि दो मेन मकसद थे, रीडिफाइनिंग द वर्ल्ड्स एनर्जी रूट्स एंड redefining Islam as a moderate Islam and presenting it to the world as a moderate Islam, जिसमें UAE, सऊदी अरेबिया सारे शामिल थे। नाउ ये हासिल करने के लिए अगर आप सोचें तो आपको शायद ट्रंप की बहुत सारी बातें पागलपन नहीं लगेंगी, पर अगर आप किसने किसको मारा, किसके गिर गए, लेकिन सर तौर तरीकों पर सवाल उठ जाते हैं। मुझे लग रहा है इस पर मैं सबका रिएक्शन लूं, लेकिन एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देती हूं। बड़ी खबर दरअसल अमेरिकी नाकेबंदी से जुड़ी हुई इस समय की है। हिंद महासागर में अमेरिकी नेवी ने बड़ी कार्रवाई की है। हिंद महासागर में दरअसल बोत्सवाना के जहाजों को अमेरिकी सैनिकों ने रोक लिया है। बताया जा रहा है कि ईरान को मदद देने के आरोप में अमेरिका ने दरअसल बैन लगाया था और एक बार फिर से उसकी मौजूदगी यहां पर नजर आई है। तो अभी भी हिंद महासागर में भी इसी तरह से एक्शन नजर आ रहा है। किस रूप में, जो तमाम तस्वीरें वो भी सामने आ रही हैं। मैं चर्चा की तरफ एक बार फिर से रुक करती हूँ। इमरान खोखर जी भी मेरे साथ में मौजूद हैं। इमरान खोखर जी, ये जो बातचीत का दौर है, माना जा रहा है कि अब एक तरह से गेंद ईरान के पाले में है। क्या ईरान बातचीत के लिए तैयार है, या फिर पिछली बार की तरह आखिरी समय तक एक सस्पेंस क्रिएट करके रखेगा ईरान और उसके बाद में फिर बातचीत की मेज पर जाएगा? सबसे पहले तो हमारे जितने पूर्व सैनिक रहे हैं, इन सभी को मेरी तरफ से आदाब अर्ज है, सल्यूट है हमारे वेटरन्स को। अब मैं आपके मुद्दे पर आता हूं नैना जी। देखिए, आप इस वॉर को और निगोशिएशंस की जो इस्लामाबाद टॉक हुई, इस पूरे मामले में कैरेक्टर को समझिए। ईरान का कैरेक्टर फ्लेक्सिबल रहा। जब भी ईरान से कहा गया कि आप आइए बात कीजिए, ईरान हमेशा टेबल पर बैठा है। अब ये बात और है कि कितनी बातों को ईरान मानता है, कितनी बातों को नहीं मानता है। कभी ईरान ने मना नहीं किया, लेकिन जब भी ईरान ने बातचीत करने की कोशिश की, तब ईरान को हमेशा धोखा मिला। ईरान से कहा गया आप आइए बैठिए, आपने जून 25 के अंदर बॉम्बार्डमेंट शुरू कर दी और खुद ही अपने आप की एक जीत तय कर ली कि हमने ईरान का न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। बात खत्म हो गई। फिर आपका एक दिन मन हुआ, आपने कहा फिर बैठिए बात कीजिए। फिर बैठ के जिनेवा में जब बात होती है ओमान की मीडिएशन के साथ में, तब आप बात करते हैं और कहते हैं कि एक दिन बाद हम लोग फिर बैठ के बात करेंगे, और इधर से इजराइल बॉम्बार्डमेंट शुरू कर देता है और अमेरिका बेवजह दूसरे की लड़ाई के अंदर कूद पड़ता है।
तो इसके इमरान जी, बावजूद इस भी जब बार आपको तो अमेरिका भी तो फ्लेक्सिबल ही नजर आ रहा है ना। जी। लेट मी कंप्लीट मैम प्लीज नैना जी। मैं उस पॉइंट तक अभी लेकर आ रहा हूँ। उसके बाद एक वॉर हुई, वॉर के अंदर ये बताया गया कि हम तो सुपर पावर है, 4 दिन के अंदर ये वॉर खत्म करेंगे और हम हमारे घर चले जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा, अमेरिका को हम सॉरी ईरान को हम बिल्कुल इराक, लीबिया और सूडान और ये लेबनान बना देंगे। लेकिन जब सारी चीजें सामने आने के बाद अब ये कंडीशन आ गई कि ईरान एक छोटा पहलवान होने के बावजूद एक बड़े पहलवान को पटखनी देने की लगभग कंडीशन पे आ चुका है। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल, सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि दुनिया का सुपर पावर, जिसको टेक्निकल वे पे देखा जाए सुपर पावर, मिलिट्री वे में देखा जाए सुपर पावर, इकोनॉमिकल वे में देखा जाए सुपर पावर, वो सुपर पावर मिन्नतें कर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, इतना डेस्परेट है कि आइए हमसे बात कीजिए। लेकिन इसके बावजूद भी उसको ये लग रहा है कि हम एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुके हैं, उस चक्रव्यूह से एक ऑनरेबल एग्जिट चाह रहा है अमेरिका। अमेरिका का वो आज इस पूरे वॉर का सबसे बड़ा क्रिमिनल इजराइल कहाँ है? वॉर शुरू किसने की? सबसे पहला बॉम्ब किसने गिराया? इजराइल ने गिराया। ना तो वो पीस टॉक में है, ना वो अमेरिका के साथ में, नेवी के साथ में है। इजराइल कहाँ है? ये लड़ाई अमेरिका की तो कभी थी ही नहीं। अब इजराइल की लड़ाई में अगर इजराइल अवेलेबल नहीं है और अमेरिका बेवजह ईरान के साथ झूमा झपटी में लगा हुआ है कि किसी भी तरीके से आप हमसे बात कीजिए, बात कीजिए। ईरान से पिछली बार भी कहा गया, ईरान आया, बात की। अब आप ईरान से ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो उनकी रूह, एक इंसान की रूह को खींचकर आपको दे दे, तो ईरान अगर न्यूक्लियर के सिस्टम को, आपके प्रोग्राम को पूरा आपको हैंड ओवर कर देगा, आपके आईसीबीएम को प्रोग्राम को हैंड ओवर कर देगा, आपके कह देंगे कि साहब उनके जो सैंक्शंस आपने लगाए हैं उनको वो नहीं हटाएगा, तो ये तो ईरान की रूह है। 46 ईयर्स हो गए नैना तो जी। बात अगर जी मैं आपकी साहे सर आपकी बात पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन इमरान जी एक और बात, यही तो बात है कि फिर ईरान भी आखिर कहां पर फ्लेक्सिबल हो रहा है? ये तो कहा जा रहा है कि आप आईएईए के अंतर्गत अपनी मॉनिटरिंग करवाइए ना। अगर आप इतने ज्यादा पाक साफ हैं, आपकी नीयत इतनी ज्यादा पाक साफ है, तो मॉनिटरिंग होने से क्या एक तरह से तनाव नजर आता है? साहे सर जी। देखिए, पिछले जो फर्स्ट राउंड की बातचीत हुई थी उसमें बातें बिल्कुल मीडिया से छन के आई थी और उसमें यह साफ हो गया था कि अमेरिका इस बात के लिए तैयार है कि वो सारे सैंक्शंस ईरान से हटा देगा। वो जितने भी सीज्ड इनके फंड्स हैं वो भी स्टेप बाय स्टेप रिलीज कर दिए जाएंगे, इसके लिए तैयार था पूरी तरह से अमेरिका। अमेरिका का एक ही कहना था कि दो उनकी डिमांड थे कि आप यूरेनियम, जो संवर्धित यूरेनियम है, उसको आप ठीक है आप हैंड ओवर नहीं कर सकते हैं तो आप किसी फ्रेंडली कंट्री को डिसाइड करके या इंटरनेशनल बॉडी को या यूएन के तत्वाधान में आप उसको कहीं ट्रांसफर कीजिए ताकि लोग आश्वस्त रह सकें कि आप एटम बम नहीं बनाएंगे। और दूसरा उनका बस ये था कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, जो पहले वाली स्थिति थी, उसको बहाल कर दीजिए। लेकिन ईरान इस पर नहीं मान रहा है, ईरान इस पर नहीं मान रहा है। वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को उसने रोक दिया और रोक करके आप देखिए, आप एक तरफ आप चाहते क्या? मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि ईरान चाहता क्या है। ईरान वो तो तैयार ही है आपके सैंक्शन हटाने के लिए और आपके पैसे देने के लिए, दोनों के लिए तैयार है। वो फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक में इस पर बात हो गई थी, उसका कहना था ठीक है आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हटा दीजिए। चलिए मान लीजिए यूरेनियम को ट्रांसफर की बात बाद में एक्सटेंड करके अगले दौर पे बात हो जाती कि उसका क्या करना है। लेकिन अमेरिका ने आखिरी दम पर यह बोला था कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बिल्कुल खोल दीजिए, जैसे पहले था वैसे रखिए, तो बात ये तय हो जाती और काफी हद तक मामला सुलझ जाता। लेकिन अगर आप और ये जो अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं कि अमेरिका ने बंद कर दिया, तो आपके बंद करने के बाद लगाए ना, तो क्यों नहीं करेगा वो बंद? जब आप बंद कर रहे हैं, आप वसूली कर रहे हैं, आप वहां पर थ्रेटन कर रहे हैं, तो अमेरिका का ठीक है तब मैं भी रोकता हूं, अब मैं भी नहीं जाने दूंगा। इमरान जी, तो ये तो रिटेलिएटरी एक्शन था ना। जी हाँ जी जी। देखिए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू अवर विंग कमांडर, आपने जब कहा कि आप हॉर्मुज खोल दीजिए, ये 10 पॉइंट्स प्रोग्राम है, लेबनान वाज इंक्लूडेड और नॉट, ये एक बहस का विषय हो सकता है। जब ये बात कही गई थी तो अमेरिका, ईरान ने, अगारची साहब ने साफ शब्दों में ट्वीट किया कि हॉर्मुज इज ओपन फॉर एवरीवन। जब सब चीजें ओपन कर दी तभी तो उन्होंने हमारे इंडियन के जो जहाज थे या दूसरे थे वो वहां पर से निकालने की कोशिश की। ब्लॉकेड तो अब अमेरिका ने लगाया है ना सर आगे। हॉर्मुज तो ओपन कर दिया था जब लेबनान के अंदर जैसे ही सीज फायर हुआ इजराइल लेबनान का, हॉर्मुज इधर से शुरू वापस ओपन कर दिया। ब्लॉकेड तो यूएस लगा रहा है हमारे पास। हमें ये पर्सपेक्टिव देखना चाहिए कि अगर ईरान हॉर्मुज, आपके यहाँ से ट्वीट आया था, आपके यहाँ से स्टेटमेंट आया था
कि जहां जाएंगे हमारे कंट्रोल में जाएंगे, हमारे परमिट लेके जाएंगे, मैं जहां से बोलूंगा वहां से जाएंगे। आपने खोला नहीं था, आपने अनरिस्ट्रिक्टेड हॉर्मुज कभी नहीं खोला है। देखिए विंग कमांडर साहब, मैं आपके साथ एक छोटा सा बात कहना चाह रहा था सर, कि मान के चलिए कि वो जो रास्ता है वहां से किस रूट से कैसे निकाला जाए, किसी तरह की सैंक्शंस तो नहीं थे, किसी तरह का रिस्ट्रिक्शंस नहीं था, बस एक वे और एक रूट बताया गया था कि आप इधर से यहाँ से निकल जाइए। अब बड़े ब्लॉकेट जो आगे यूएस ने कितने लगाए जहाज थे, निकले? उसके नहीं, आप भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, कितने जहाज निकले? 200 जहाज अंदर फंसे हुए हैं, उसमें से कितने निकले? आप जरा ये बताइए, क्यों नहीं निकले? देखिए ये जो स्ट्रेटेजिक मूव था वहां का, कि वो एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट काउंटिंग जो थी, वो तो वहां की लोकल आईआरजीसी बता सकती है। आप, हमारे पास एक वीडियो वायरल हुआ था, आपने देखा होगा कि हमारी इंडियन आर्मी के ऊपर एक किसी भी तरह की कह रहा वो वार्निंग की जो फायरिंग हुई थी, तो आप निकलना शुरू तो हुए थे। अब आपने बड़ा ब्लॉकेट अगर आगे लगा रखा है विंग कमांडर साहब, आप उसको ये हम लोग ये एक आपराधिक कृत्य नहीं मानेंगे, और हॉर्मुज खुलने को लेकर है, मैं उसको जी, मैं पूरे अदब के साथ बोल रहा हूं, अमेरिका ने बाद में ब्लॉकेट लगाया, अमेरिका ने बाद में ब्लॉकेट लगाया। जब आपने अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं खोला, उसके बाद अमेरिका ने ब्लॉकेट लगाया है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए विंग कमांडर साहब, अमेरिका का किया हुआ बड़ा चैरिटी है, और उस चैरिटी के अगेंस्ट में अगर कोई आदमी छोटी मोटी रिस्ट्रिक्शन लगाता है तो वो अपराध है, वो गुनाह है, वो बहुत बड़ा अपराध है। ये छोटी मोटी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती ना शशि जी, और राजन जी भी आपकी इस बात पे कुछ रिएक्ट करें। शशि सर, जी जी। मैं इस डिस्कशन में तो नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि जी, मैं जी। थोड़ा मोटे तौर पे बात करूंगा। हाँ हाँ। देखिए, ऐसा है कि रेस्ट्रिक्शन चाहे हॉर्मुज में लगे चाहे ब्लॉकेड लगे, इलीगल दोनों हैं, तो बिल्कुल। दोनों को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। उसने पहले किया, उसने बाद में किया, वो बात की बात है। दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, अमेरिका ने ईरान की सभी बातें नहीं मानी। ये कहना गलत है कि हम तैयार हो गए थे कि हम सैंक्शन हटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हर चीज़ कंडीशनल थी, तो ये भी मैं सहमत नहीं हूँ इस चीज़ से। जो डिमांड अभी अमेरिका ने किया है, देखिए 3 मेजर चीज़ें हैं जो फंस रही हैं। सबसे बड़ी है कि ईरान किसी भी हालत में नहीं मान सकता जब तक लेबनान में युद्ध विराम ना हो, और लेबनान जो ने लड़ाई इस बार जो शुरू किया है हिजबुल्लाह ने लड़ाई, वो ईरान के हक में शुरू की है, तो उसको वो आधे में नहीं छोड़ सकते। तो ये कंपल्शन है कि लेबनान में भी सीज फायर होना चाहिए, और वो इंक्लूड होना शशि चाहिए। अस्थाना जी, और अभी वॉशिंगटन में एक बार फिर से मुलाकात होनी है ना लेबनान और यहाँ पर एक तरह से इजराइल के अधिकारियों की। पूरी बात करने दीजिए जी। देखिए, वॉशिंगटन में जो मुलाकात हो रही है वो भी मुझे मालूम है, वहाँ के दोनों के एम्बेसडर जो यूएन में, वो आपस में बात करेंगे। उसका ये मीडिया हाइप है, लेकिन ऑन ग्राउंड में इजरायली वही कर रहे हैं। वो अभी भी फायरिंग कर रहे हैं इसके ऊपर, और उन्होंने अभी पीस कीपर मार दिया था। तो ऐसा नहीं है, वो वहाँ पर भी इस तरीके से जो है हरकत उनकी चली रही है। और दूसरी चीज़ ये है कि अमेरिका ये चाह रहा है कि जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो उनको हैंड ओवर करें। उसने ये नहीं बोला है कि आप एनरिच्ड यूरेनियम जो है वो अपने पास रखिए या किसी और तीसरे देश में दे दीजिए। ये जो न्यूज़ है ये बाकी के चैनल से आई है कि रूस ने कहा है कि हाँ, अगर आप यहाँ रखना चाहते हैं तो मुझे मंजूर है, लेकिन ईरान को वो मंजूर नहीं होगा, और किसी भी सोवरेन कंट्री को मंजूर नहीं होगा। तीसरी चीज़ ये है कि जो एक एनरिचमेंट प्रोग्राम है जी, तो एनरिचमेंट प्रोग्राम न्यूक्लियर पीसफुल यूज के लिए भी है ना, एनर्जी के लिए, वो कैसे एक ईरान दे देगा, ये भी अमेरिका नहीं मान रहा है। तो ये जो न्यूक्लियर चीजें हैं, क्योंकि अमेरिका फंस गया इस चीज में कि जब तक वो JCPOA से कुछ ज्यादा लेके नहीं जाते इस डील से, तब तक रिपब्लिकन हार जाएंगे और ट्रंप को जो है वो मुंह की खानी पड़ेगी। उनकी ये प्रॉब्लम है। और इससे और जहां तक ईरान का सवाल है, ईरान जो है वो अगर कुछ भी ऐसी चीज मान जाता है जो मैंने अभी बताई, उसमें ये माना जाएगा कि ईरान ने सरेंडर कर दिया, तो जो IRGC के कमांडर हैं और जो बाकी के जो लीडर हैं जो नेगोशिएट कर रहे हैं, ये उसके बाद में ईरान को गवर्न नहीं कर पाएंगे। और तीसरी चीज ये है, एक रियलिटी है ये, अमेरिका ने जितना मर्जी जोर लगा लें, मैं पूरी विश्व की जो लड़ाइयां हैं वो सब स्टडी कर चुका हूं, अभी जितना मर्जी एमुनिशन आप डाल दीजिए ईरान के ऊपर, ईरान की जो सभ्यता है खत्म नहीं होने वाली। अगर जापान न्यूक्लियर बम फायर करने के बाद भी
तीसरी वर्ल्ड की इकोनॉमिक बन गया तो ऐसा नहीं है कि ईरान खत्म हो जाएगा, ईरान खत्म नहीं होने वाला। तीसरी चीज, अब अगर और भी अमेरिका करता है तो ईरान के भी कुछ और कर सकता है। जैसे अगर और फायरिंग होती है तो ईरान खाड़ी देशों के ऊपर हमला कर सकता है। अगर और ज्यादा ब्लॉकेड होता है, ब्लॉकेड नहीं हटता है, तो ईरान रेड सी भी बंद कर सकता है। अगर और ज्यादा आगे बढ़ती है बात तो सी केबल भी काट सकता है। ये ऑप्शन सारे अवेलेबल हैं, दोनों साइड के साथ अवेलेबल हैं। तो प्रेसिडेंट ट्रंप के हल्ला करने से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन सर बात ये है कि अभी तो अमेरिका की भी कोशिश है ईरान को कंट्रोल करने की। अब यही वजह है कि परिस्थितियां ऐसी हैं कि ईरान को ना ताकत दी जा सकती है, ना फ्री हैंड छोड़ा जा सकता है, ना कंट्रोल किया जा सकता है। बीच का रास्ता आखिर निकलेगा कैसे? राजन जी भी कुछ रिएक्ट कर रहे थे जी। कि अभी मैं, चलो ये तो बात होगी, वैसे मैं खाली बता दूं उनको कि जब IRGC ने बोला था तो उन्होंने अपने फॉरेन मिनिस्टर को कंट्राडिक्ट किया था कि इसने सब मतलब गलत बोल दिया, हम हमारे को पूछे बिना हरमुज कहाँ होता है, तो ये खोलने बोलने की बात कर रही है, सारा खराब है। एनीवे, कमिंग बैक टू वेयर आई हैड फिनिश किया था, अब जो मैं आपको वॉर एम्स बता रहा था, उनको सक्सीड करने के लिए जो उन्होंने रास्ता चुना कि बेसिकली ईरान का सिक्योरिटी आर्किटेक्चर खत्म करना है। सिक्योरिटी आर्किटेक्चर ईरान का किस बेसिस पर है? 3 बेसिस है मेन। पहला, आउटसोर्सिंग ऑफ ऑफेंसिव कैपेबिलिटी, यानी कि हूथी, हमास, बिल्कुल करो। इस मामले में मैं पाकिस्तान और ईरान में कोई फर्क नहीं समझता। जिस प्रकार पाकिस्तान ने LET, HM सब खड़े किए हुए, इन्होंने भी 3 खड़े किए हुए, और कोई फर्क नहीं है। अगर हमें पाकिस्तान पसंद नहीं है या उसके प्रॉक्सी पसंद नहीं है तो इनके भी प्रॉक्सीज हैं, तो उसको खत्म करना था। दूसरा, मिसाइल डिफेंस, मिसाइल कैपेबिलिटीज। नाउ ईरान ने कभी भी अपनी आर्मी, नेवी वगैरह पर नॉर्मल पे उतना खर्चा नहीं किया। दे कंसंट्रेटेड ऑन मिसाइल। यही टेक्नोलॉजी उन्होंने दी हिजबुल्लाह को, यही हुती को, यही हमास को। रॉकेट बनाओ, जल्दी सस्ते बनाओ, फेंको, ये सारा किया उन्होंने। सो दे वांटेड टू हिट दैट। एंड थर्ड ऑफ कोर्स इज एट द न्यूक्लियर बॉम्ब। नो, न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए जो उनकी जस्टिफिकेशन है कि भाई ऐसा है, इन लोगों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, बिकॉज वैसे भी दुनिया भर में लोग इधर उधर फटते ही रहते हैं। मतलब तो कल को ये कहीं अगर डिलीवरी सिस्टम भी नहीं हुआ, ये तो आदमी के अंदर बांध के फेंक देंगे। सो ये वर्ल्ड पीस के लिए खतरा है। दिस वाज देयर इंटरप्रिटेशन कि सो इट कैन नॉट। सो ये तीनों चीजें कोर में है। अब बताइए, इन तीनों चीजों की कोर में से किस पे समझौता हो सकता है? आज अगर पाकिस्तान में बात हो रही है तो इजराइल वहां नहीं है, जो हिस्सा है लड़ाई का। यही तो बात है, इसीलिए तो नियत पर सवाल उठने लगे ना। यही इसी वजह से तो नियत पर सवाल उठ रहे हैं इस पूरे पीस, सो कॉल्ड पीस टॉक के। अगर अमेरिका में बात हो रही है लेबनान पे, तो बात लेबनान के प्राइम मिनिस्टर से हो रही है, हिजबुल उस वार्ता का हिस्सा नहीं है। तो मतलब ये वार्ता एक शैम है, पूरी दुनिया को दिख रहा है। जिनको नहीं दिख रहा वो मतलब दे डोंट प्रॉब्ली, मेरे हिसाब से कि वो समझ नहीं पा रहे कि इसके पीछे चक्कर क्या है, इस लड़ाई के पीछे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अभी जल्दी रिएक्शन ले लेती हूँ शशि सर की, शायद उस समय बात अधूरी रह गई थी। सर बात पूरी कीजिएगा, फिर मैं रवि जी और इमरान जी का रुख कर रही हूँ जी। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि देखिए, तरीका सिर्फ यही है कि दोनों को अपनी बात जो है, अपनी जो डिमांड्स हैं वो रियलिस्टिक लेवल पे लानी पड़ेंगी। उसके अलावा और कोई चारा नहीं है। अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प सोचते हैं कि मैं सिर्फ स्टैंड ऑफ स्ट्राइक से, अभी तक वो स्टैंड ऑफ स्ट्राइक कर रहे हैं, ग्राउंड ऑप्शन की इतनी हिम्मत अभी अमेरिकी जो हैं वो नहीं करना चाह रहे हैं इस समय। तो इस हालत में सिर्फ स्टैंड ऑफ स्ट्राइक से ईरान सरेंडर कर दे नहीं होगा, घुटने टेक दे नहीं होगा। और जो दोनों को जाहिर है कि कुछ ना कुछ अपनी डिमांड्स टोन डाउन करनी पड़ेंगी। अमेरिका को ब्लॉकेड बंद करना पड़ेगा, वही सेंसिबल है, और उसी मुताबिक ईरान को भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलना पड़ेगा, यही सेंसिबल चीज है। और ये दोनों चीजें जरूरी हैं, तभी पूरे वर्ल्ड भी कुछ कोशिश करेगा दोनों को साथ लाने की, क्योंकि वर्ल्ड को भी गुस्सा आने वाला है इन दोनों चीजों में कि यार तुम लड़ रहे हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि अब तो ये हो गया कि आखिर इस बीच में बोलेगा कौन, क्योंकि अगर नाटो को, UN को या तमाम यूरोपियन कंट्रीज को डोनाल्ड ट्रंप कुछ मानते नहीं है, और शायद यही वजह है कि उनकी तुनक मिजाजी या सनकी मिजाजी की वजह से अब उनकी ही सेना उनसे एक तरह से दूर भागती हुई नजर आती है। रवि कराकर जी, कई ऐसी रिपोर्ट सामने आई, मैं पढ़ रही थी स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के हवाले से खबर ये सामने आई कि हाल ही में कई
बार ऐसे मौके आए जब खासतौर से अमेरिकी सेना ने डोनाल्ड ट्रंप को कई डिसीजंस में या ब्रीफिंग के टाइम पे दूर रखा, जैसे कि अगर जो प्लेन क्रैश हुआ था या एयरलिफ्ट करने की बात थी अपने सैनिक को, तब भी जो टाइम टू टाइम अपडेट करने की बात थी वो डोनाल्ड ट्रंप को पूरी ब्रीफिंग नहीं की जा रही थी। उनके तमाम अधिकारियों का उनसे कन्नी काट लेना, उनसे उनके डिसीजंस को लेकर नाराजगी जताना, महाभियोग का जिक्र होना, तो एक सारी परिस्थितियों को तो यही दर्शाता ही है। देखिए नैना जी, पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रम्प की जो मानसिक जो हालत है वो काफी लोग इसके ऊपर डाउट कर रहे हैं, जो पहले बात निकल के आई थी। और लोग 25 अमेंडमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। 25 अमेंडमेंट बेसिकली तब एक्टिवेट होता है अगर जो प्रेसिडेंट जो है वो किसी कारण से बिल्कुल इनकेपेबल है, ताकि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट बन जाए। तो ये काफी इसके बारे में, इसीलिए आप देख रहे हैं कि विद इन दी रिपब्लिकन बेस ऑल्सो, चाहे मागा है, बहुत ज्यादा डिविजन हो गए हैं जो पहले नहीं थे, जो टैरिफ के टाइम एक्चुअली जुड़ गए थे, और इस टाइम वो बात बिल्कुल बिखर चुके हैं। दूसरी जो मैं बात कहना चाहता था कि ईरान ने जो किया है, देखिए जो इररिस्पॉन्सिबिलिटी और जो अटैक्स किए हैं जीसीसी नेशंस में, अगर आपका इजराइल और अमेरिका के साथ था तो आपने जो बमबारी की है, जो तहस नहस मचाया है, और जो बाकी मुल्कों को जो अभी चोट पहुंचा रहे हैं, वो तो बिल्कुल अनजस्टिफाइड है। तो ऐसा नहीं है कि ईरान बिल्कुल जस्टिफाइड और बिल्कुल सही कर रहा है, बिल्कुल गलत कर रहा है। और ईरान का सबसे बड़ी आयरॉनिकल बात यह है कि पाकिस्तान, जिसने ईरान का पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया है, वही बैठ के आज नेगोशिएशन कर रहा है, और वही पाकिस्तान अमेरिका के साथ भी लगा हुआ है। मतलब कि क्या अजीब सा एक वो बन गया ना, बिल्कुल एक मेस हो चुका है। और इसमें ईरान को बिल्कुल नहीं ट्रस्ट किया जा सकता आगे फ्यूचर में कि क्या ईरान एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट, या अगर वो कह रहा है कि हम उसको सिविल यूज के लिए करेंगे, क्या कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता। क्योंकि आपने मैं 24 फरवरी को मैं दुबई में था, क्योंकि हम लोग अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है हम अबू धाबी में लगाने वाले थे, राइट, और जो लगाएंगे, क्योंकि हमारा बिल्कुल क्लियर है, हमारी कमिटमेंट है गवर्नमेंट के साथ। पर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी दिक्कत जो है यूएसए और चाइना, आप बार बार जो अगर इसका देखें बैकग्राउंड की, ट्रम्प को चाइना में जाना था, उनको शी जिनपिंग के साथ मिलना था, और उसमें सब कुछ घूम फिर के आ जाएगा कि जब वो मीटिंग होगी, जो आज मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, जो वो मीटिंग अगर होगी, अगर शायद एक और बार पोस्टपोन होगी, जब होगी उसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो ट्रम्प और शी जिनपिंग का होगा वो होगा रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ये जो नेगोशिएशन जो है, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमी बिल्कुल बदल चुकी है, तो उसमें जो है ट्रम्प ने मैन्युफैक्चरिंग ट्राई किया, मेक इन अमेरिका, वो नहीं कामयाब हुआ। उनको अभी भी पता है कि रवि जी, हमें अच्छा मुझे इंडिया एक में बात जाना और ये बताइएगा कि ये वाली जो सेकंड राउंड की बातचीत है, क्या ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए पर्सनल इंटरेस्ट में बहुत ज्यादा जरूरी है और ये लास्ट ऑप्शन है अपनी फेस सेविंग के लिए? देखिए, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रम्प को दिखाना कि मैं एक नेगोशिएटर हूँ। और मैंने देखो, अगर आपने देखा कि ट्वीट भी बोला था एक बार ट्रम्प ने कि मैं खुद पाकिस्तान जाऊंगा, अगर आप 2-3 दिन पहले का बोलेंगे अगर ये होता है तो मैं खुद पाकिस्तान जाऊंगा। पर वो तो हो नहीं रहा। अभी तो जेडी वेंस मुश्किल से जा रहे हैं, उनको बिल्कुल ईरान ने बिल्कुल कॉर्नर करके बोला अगर जेडी वेंस नहीं आएंगे तो हम बात नहीं करेंगे। मुझे पता है कि जितना मुझे लगता है ईरान को आना पड़ेगा, क्योंकि सब लोगों को बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है। पर सबसे बड़ा जो खिलाड़ी जो पीछे काम कर रहा है वो चाइना जो है, जो ईरान के साथ, जो आपको पता ही पूरा गेम जो अभी आपने बताया शिप के बारे में, वो एक लार्जर गेम है। तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो ये मुझे जो लगता है कि कोई भी पीस टॉक तब तक नहीं होगी उसमें जीसीसी कंट्रीज, इजराइल अगर नहीं बैठेंगी तो वो पीस टॉक नहीं होगी। इसीलिए जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है और बाकी जो मिनिस्टर्स जो है बार बार दोहरा लगा रहे हैं, एक बिहाइंड व्हाट इज बीइंग शोड, एक बिहाइंड प्रोसेस भी जो है वो चल रहा है, जिसकी वजह से शायद जो है हम लोग थोड़ी पीस प्रोसेस को देखेंगे। यूएसए, ईरान और पाकिस्तान की वजह से पीस नहीं आएगी, उसमें बाकी प्लेयर्स को बिहाइंड द सीन काम करना पड़ेगा, तभी जाके लेकिन कोई बिहाइंड द पीस ना। सीन आखिर काम कर कौन कौन रहा है, मना कैसे रहे हैं, बात तो यही है। और रूठा कौन है? इमरान खोकर जी, अभी तो ईरान ऐसा लग रहा है कि किसी ब्याह में हम देखते हैं हमेशा जो रूठे हुए फूफा होते हैं उसके रोल में है कि भाई पूरा मान मनव्वल कराऊंगा, मैं पूरा मान मनव्वल कराऊंगा, उसके बाद में ही कोई डिसीजन लूंगा। पिछली बार भी यही किया था। क्या रूठे हुए फूफा जैसे हो गए हैं ईरान के जो तमाम प्रतिनिधि मंडल है? मीना जी, थोड़ा सा आपने अपोजिट बोल दिया। रूठे हुए फूफा का किरदार तो डोनाल्ड ट्रंप निभा रहे हैं। उन फूफा को पता ही नहीं होता कि मैं नाराज क्यों हूँ। प्लीज 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 प्लीज, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए।
हमें पता होता है कि शादी में फूफा रूठे क्यों, ये पता ही नहीं होता है। तो इसी तरीके से जब डोनाल्ड ट्रंप वॉर के अंदर कूदे, किसी को पता ही नहीं कि क्या ऑब्जेक्टिव है इनके। कभी इनका ऑब्जेक्टिव ऑयल हो जाता है, कभी इनका ऑब्जेक्टिव न्यूक्लियर पावर हो जाता है, कभी इनका ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड डोमिनेंस हो जाता है। लेकिन इन सबके बावजूद मैं आपसे एक थोड़ा सा सीरियस डिस्कशन ये करना चाहता हूं, मैं सभी जितने मेरे रिस्पेक्टेड को पैनलिस्ट बैठे हैं, कि जब इजराइल को परमाणु शक्ति रखने का अधिकार है, जब अमेरिका को, जिसने यूज कर चुका है हिरोशिमा नागासाकी पे, इनको परमाणु शक्ति रखने का अधिकार है, तो क्या ईरान को सिविलियन यूज के लिए परमाणु शक्ति रखने का अधिकार नहीं है? क्या ईरान को अपने सेल्फ डिफेंस के लिए आईसीबीएम रखने का अधिकार नहीं है? क्या ईरान को अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को सेफ और सिक्योर बनाए रखने के लिए अपनी मिलिट्री पावर बढ़ाने का अधिकार नहीं है? 46 ईयर्स तक आप उनके ऊपर तमाम तरह के जितने भी सैंक्शंस लगा देते हैं, इन स्पाइट ऑफ दैट ईरान आपके सामने सरेंडर नहीं कर रहा है। एक सनकी और पागल आदमी बार बार अपना गोल पोस्ट चेंज कर रहा है, और आज ये बेइज्जती के मुकाम पे ईरान ने अमेरिका को पहुंचा दिया है कि जेडी वेंस प्लेन के अंदर बैठे हुए हैं कि बस ईरान की तरफ से अगर कोई हरी झंडी मिले कि हाँ ईरान आ रहा है तो हमारा प्लेन आगे चलेगा। ये वर्ल्ड की सुपर पावर है। आप इतनी बड़ी वर्ल्ड की सुपर पावर, और आप एक अदना सा देश के सामने आप उनकी हाँ या ना का इंतजार कर रहे हैं। एक प्रपोज आपने किया है, सामने वाला आपके ऊपर कोई रिस्पांस नहीं देना चाहता है, और अपने आप को आप सुपर पावर मानने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो बड़ा अनफेयर है। मैं इसी से रिलेटेड एक बड़ी खबर बता दूं अपने दर्शकों को, दोबारा लौट रही हूं। अमेरिका ईरान बातचीत को लेकर सस्पेंस बरकरार है, और सस्पेंस क्यों? दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के एक सोशल मीडिया पोस्ट पर ही सस्पेंस क्रिएटेड है। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई बातचीत की टाइमलाइन ही अभी स्पष्ट नजर नहीं आती। ट्रंप कह रहे हैं कि बातचीत आज होनी है, मेरी टीम पाकिस्तान पहुंच चुकी है, लेकिन अभी तक जेडी वेंस के रवाना होने की पुष्टि ही नहीं की गई। ईरानी डेलीगेशन के आने के संकेत भी अभी तक नहीं है। आप ये समझिए डोनाल्ड ट्रंप आखिर क्या कह रहे हैं। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि बातचीत आज होनी है, बातचीत होके रहेगी, मेरी टीम रवाना हो गई है, पहुंच चुकी है। जेडी वेंस की तरफ से अभी जो जानकारियां सामने आई हैं कि वो आज रवाना होंगे। ईरान की तरफ से डेलीगेशन का कोई कंफर्मेशन नहीं है। बड़ा कंफ्यूजन है इस बार भी। और क्या यही एक बड़ी वजह जिसका जिक्र हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप को इन सारी अपडेट से, रियल टाइम अपडेट से क्या दूर रखा जा रहा है? क्या उनको भी प्रॉपर ब्रीफिंग नहीं दी जा रही? बातचीत का एजेंडा क्या है, बातचीत क्या होगी? अभी हवाई बातें जो अपने मन में आ रही, क्या वही बात एक तरह से कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? इमरान खोखर जी बात पूरी कीजिएगा, फिर मैं रुक कर रही हूँ आगे जी। मेरे एस्टीम्ड जितने भी हमारे को पैनलिस्ट थे, मैं इनसे ये निवेदन करता हूं कि क्या इनको डोनाल्ड ट्रंप पर ट्रस्ट है? एक पूरी दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी 1 घंटे में 6 ट्वीट करता है, और उसको पता नहीं होता सुबह अलग ट्वीट है, दोपहर का अलग ट्वीट है, शाम का अलग ट्वीट है। ऐसा लगता है डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखा है कि आपको 3 टाइम अलग अलग दवाइयां लेनी है, ये दूध से लेनी है, ये पानी से लेनी है, दूसरे टाइम लेनी है। देखिए, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि एक स्टेबल माइंड का व्यक्ति अगर देश का सुप्रीम लीडर बना हुआ हो, तो वहां से आपको व्यवस्थित जानकारी सामने आएगी और व्यवस्थित तरीके का वो देश चलाएगा। लेकिन एक अनस्टेबल, जिसको अनप्रेडिक्टेबल, ये शब्दों की जादूगरी है, मेंटली अनस्टेबल व्यक्ति को अनप्रेडिक्टेबल बोलना, ये शब्दों की जादूगरी है। और अमेरिका इस बार बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, इस टैगलाइन को लेकर ईरान वॉर से बाहर निकल के जाएगा। ठीक है, मैं जल्दी से, क्योंकि अब आखिरी पड़ाव की तरफ है, जल्दी से रिएक्शन ले लेती हूँ। शशि अस्थाना जी, आप इस बात पे मुस्कुरा रहे थे डोनाल्ड ट्रंप की इस अस्थिरता को लेकर, या फिर जो उनके पोस्ट हैं, क्या उन्हें भी रियल टाइम अपडेट्स नहीं मिल रहे हैं? क्या उन्हें भी पीस टॉक से एक तरह से या सारी ब्रीफिंग से अलग रखा जा रहा है क्या? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की पोस्ट को तो ना पढ़ने से ही ठीक है, क्योंकि उसके जो सिचुएशन है, बट उससे जो ज़्यादा सीरियस बात ये है कि वर्ल्ड में, हाँ, ज़्यादा सीरियस बात ये है कि वर्ल्ड में कोई भी देश आज डोनाल्ड ट्रंप की लीडरशिप के अंदर के वाला जो अमेरिका है उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। कोई भी देश भरोसा नहीं कर सकता, बिल्कुल, चाहे दोस्त हो चाहे दुश्मन हो। तो ये एक इस सिचुएशन में डोनाल्ड ट्रंप उनको लेके आए हैं, चाहे वो ये ट्वीट बोलिए, चाहे उनकी अनस्टेबल माइंड बोलिए, चाहे बोलिए अनस्टेबल स्टांस बोलिए, चाहे अनप्रेडिक्टेबल हो, जो मर्जी कहिए, लेकिन भरोसा उन्होंने खो दिया। और उस भरोसे के कारण ही कोई भी उनके साथ नहीं खड़ा हुआ है, ना उनके कोई एलाइज खड़ा हुआ है, ना कोई और इसमें कूदना चाह रहा है, और इसीलिए सब वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में है। चीन ने भी कुछ डायरेक्ट कुछ नहीं किया है, भारत भी कुछ बोल नहीं रहा है, और जाहिर है कि अगर ये और ज्यादा इनकन्वीनियंट होता है तो कुछ आवाजें उठनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि
जो ये ब्लॉकेड है, ये ना चीन को मंजूर है, ना भारत को मंजूर है, ना किसी और को मंजूर है। बिल्कुल, किसी और भी यही किस्म वजह का है कि ब्लॉकेड, सर वो चाहे हरमुज में हो, चाहे वो अमेरिका वाला हो। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं 30 सेकंड्स में रिएक्शन ले लेती हूँ। राजन जी, क्या अब आपको ऐसा लग रहा है कि किसी और की मध्यस्थता होगी, पाकिस्तान वाली मध्यस्थता सफल नहीं हो रही अब? देखिए बिल्कुल होगी, मध्यस्थता होगी, आएंगे बड़े देश आएंगे जिनके नाम ले जा चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ 2 सेकंड के अंदर मैं यूरेनियम की बात कर रहे थे, इतना बताना चाहता हूँ कि जो सिविल न्यूक्लियर पावर के लिए जो यूरेनियम चाहिए होता है, आमतौर पर 3 से 5% इनरिच चाहिए होता है, 20% मैक्सिमम होता है। यहाँ 60% इनरिचमेंट तक ईरान पहुंच गया था, 85% से ऊपर वो वेपन ग्रेड हो जाता है। तो ये बिल्कुल एटम बम बनाने के लिए था। इसको पीसफुल के साथ कंफ्यूजन मत कीजिए। तो ये बिल्कुल कंफ्यूजन मत कीजिए कि वो पीसफुल के लिए नहीं था, इट वाज एब्सोल्युटली फॉर ए वेपन, उसके लिए बना रहे थे। जी जी, आलोक सहाय सर, लास्ट रिएक्शन प्लीज सर। मैं इस बात पर पूरी तरह सहमत हूं कि ट्रंप ने अपनी पूरी ट्रस्ट खो दिया है। जिस तरह से वो पूरे अमेरिका को आइसोलेट कर दिया उन्होंने पूरे दुनिया में। मैं मानता हूं बहुत ही रोग स्टेट हो गया, सब कुछ मान रहा हूं, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि ईरान की जो हरकतें हैं वो भी बिल्कुल ही गलत है। 17 अप्रैल को एग्रीमेंट हुआ 10 डेज ऑफ सी फायर का लेबनान पे, कह के मनाया गया कि लेबनान पर अटैक इजराइल बंद करे और मैं हॉर्मुज खोल रहा हूं। 17 अप्रैल को बात हुई और 18 अप्रैल को IRGC का ट्वीट आ गया, स्टेटमेंट आ गया कि नहीं मैं कंट्रोल कर रहा हूं, अनलिमिटेड नहीं खुलेगा। तो फिर अमेरिका ब्लॉक क्यों नहीं करेगा? फिर इजराइल ने अटैक करना शुरू किया। इजराइल ने बात मानी, इजराइल ने बात मानी, उसने अपने अटैक्स बंद किए। लेकिन जब 18 तारीख को इन्होंने बोला, IRGC का ट्वीट आया और जब जहाज रुकने लगे तो उसका अटैक फिर चालू हो गया। आप देखिए 2024 में एग्रीमेंट हुआ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का 1701 रिजोल्यूशन पे कि लेटिनिन रिवर के साउथ में हिजबुल्लाह के आर्म्ड प्रेजेंस नहीं होंगे। कई देशों की मध्यस्थता थी उसमें, और उसके बाद फिर ये आ गया हिजबुल्लाह, सैकड़ों आर्म्ड सेंटर्स बना लिए। तो यही तो बात है, मुझे लग रहा है कि सर जैसे ताली एक हाथ से नहीं बजती, भरोसा भी एक तरफ से नहीं जीता जा सकता। भरोसा दोनों तरफ से होना जरूरी है, लेकिन ना ईरान पर भरोसा किया जा सकता है, ना ही डोनाल्ड ट्रंप पर। मैं अमेरिका नहीं कहूंगी, डोनाल्ड ट्रंप पर फिलहाल अभी उनकी नियत और नियति दोनों ही अभी उनके साथ में नजर नहीं आती। वक्त इतना ही है, मुझे यहाँ पर रुकना होगा। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। अब आप लाइव देख सकते हैं 24/7 इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।